हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्लस स्टडी आईक्यू। दोस्तों आज से अपन एक न्यू सब्जेक्ट को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका नाम क्या है दोस्तों? हिस्टोपैथोलॉजी। तो आज से अपन हिस्टोपैथोलॉजी से रिलेटेड जो लेक्चर होगा दोस्तों, और इसमें सिर्फ अपन इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे, यानी इंट्रोडक्शन ये पार्ट रहेगा दोस्तों। इसमें अपन समझेंगे हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर क्या क्या होता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हिस्टोपैथोलॉजी और हिस्टोलॉजी। दोस्तों यहाँ पे दो वर्ड देखे होंगे आपने, एक तो होता है क्या दोस्तों? हिस्टोलॉजी, और दूसरा होता है दोस्तों हिस्टोपैथोलॉजी। तो सबसे पहले इन दो शब्दों को देखते हैं दोस्तों, ये क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन हिस्टोलॉजी। तो हिस्टोलॉजी क्या होता है दोस्तों? हिस्टोलॉजी मीन्स यानी स्टडी ऑफ टिश्यू, यानी जो सिंपल टिश्यू होता है उसकी स्टडी किस में की जाती है दोस्तों? हिस्टोलॉजी के अंतर्गत की जाती है। वहीं अगर हिस्टोपैथोलॉजी, हिस्टो यानी टिश्यू, पैथो यानी डिजीज, और अपना क्या लॉजी यानी स्टडी। एक बार फिर से देखते हैं दोस्तों क्या हो रहा है अपना। सबसे पहले क्या देख रहे हैं अपन? हिस्टोलॉजी। पहले क्या है दोस्तों अपना? हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी तो ये किन दो शब्दों से मिलकर बना है? पहला है हिस्टो और दूसरा है लॉजी। हिस्टो यानी टिश्यू, क्या दोस्तों? टिश्यू, और लॉजी यानी स्टडी, यानी जो सिंपल टिश्यू होगा दोस्तों उसकी स्टडी किसके अंतर्गत की जाती है? हिस्टोलॉजी के अंतर्गत की जाती है। वहीं दूसरा वर्ड क्या है दोस्तों अपना? दूसरा वर्ड है अपना हिस्टोपैथोलॉजी। हिस्टोपैथोलॉजी, हिस्टोलॉजी और हिस्टोपैथोलॉजी क्या है दोस्तों? तो हिस्टोपैथोलॉजी कितने शब्दों से मिलकर बनी है? हिस्टो मीन्स टिश्यू, क्या दोस्तों? हिस्टो यानी मीन्स टिश्यू, और पैथो यानी डिजीज, क्या दोस्तों? डिजीज, और लॉजी यानी स्टडी, यानी जो अबनॉर्मल टिश्यू रहेगा उसकी स्टडी अपन किस में करते हैं दोस्तों? हिस्टोपैथोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। वैसे तो टिश्यू की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो टिश्यू 4 टाइप के होते हैं, जो अपन ह्यूमन फिजियोलॉजी जो लेक्चर होगा उसमें अपन समझेंगे। अभी तो देखते हैं दोस्तों हिस्टोलॉजी के अंतर्गत क्या क्या होता है। तो आगे देखते हैं। हिस्टोपैथोलॉजी को समझने से पहले उसके अंतर्गत जो शब्द आते हैं यानी वर्ड आते हैं उनको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे देखते हैं हिस्टोलॉजी यानी स्टडी ऑफ टिश्यू, और सेल की स्टडी कहाँ पे की जाती है दोस्तों? साइटोलॉजी के अंतर्गत। साइटोलॉजी के अंतर्गत तो अपन सेल की स्टडी करते हैं, और सेल्स क्या होती हैं? सेल्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट होती है लाइफ की, क्या दोस्तों? फंक्शनल एंड स्ट्रक्चर यूनिट होती है लाइफ की। और वहीं अगर टिश्यू की बात करें, टिश्यू क्या होता है? तो टिश्यू दोस्तों ग्रुप ऑफ सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स को अपन क्या कहते हैं? ग्रुप ऑफ सेल्स को टिश्यू कहते हैं, यानी सेल से मिलकर क्या बनता है दोस्तों? टिश्यू बनता है। इसके बाद अपन एक और शब्द आता है इटियोलॉजी। अब ये इटियोलॉजी क्या होता है दोस्तों? तो इटियोलॉजी यानी कोई भी डिसीज है, कोई भी डिसीज है दोस्तों, वो ओरिजिन यानी उसका स्टार्ट कहां से हुआ है उसका अध्ययन इटियोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। तो इटियोलॉजी आपको समझ में है, ओरिजिन ऑफ कॉजेज ऑफ डिसीज, कोई भी जो कॉजेज ऑफ डिसीज होगी उसका ओरिजिन, यानी उस ओरिजिन की स्टडी, यानी कहां से वो स्टार्ट हुई है उसका अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है दोस्तों? इटियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। दूसरा शब्द आपने सुना होगा डायग्नोसिस, यानी डायग्नोसिस कोई भी डिजीज है उसका पता करना, यानी वायरल इन्फेक्शन से अपन जानते हैं कोई भी वायरल डिजीज हुई है तो वो कौन सी है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन की बात करते हैं दोस्तों। जैसे कि कोई डिजीज है, कोई इन्फेक्शन है, तो वायरल इन्फेक्शन है, या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, या
फंगस इन्फेक्शन है, तो उसको पता करने के लिए अपन उस शब्द को अपन पता करने के लिए, यानी पर्टिकुलर है क्या, कौन से इन्फेक्शन है, उसको डायग्नोसिस कहते हैं। यानी डिसीज का पता करना पर्टिकुलर कौन सी है, उसको क्या बोल रहे हैं दोस्तों, डायग्नोसिस। फिर दूसरा वर्ड आता है एक और, पैथोजेनेसिस। यानी पैथोजेनेसिस यानी मैकेनिज्म, जो कोई भी डिसीज हुई है उसका मैकेनिज्म पता करना। यानी पर्टिकुलर यहां से तो अपन को पता चला दोस्तों इन्फेक्शन है, कौन सा, वायरल इन्फेक्शन है या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। अब उससे आगे चल के अपन को क्या पता करना, अभी अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो कौन सा बैक्टीरिया उसको कॉज कर रहा है, कौन सी उसमें मैकेनिज्म है, इसका पता कहां पे दोस्तों, पैथोजेनेसिस कहलाता है। यानी कोई पर्टिकुलर वायरस है या बैक्टीरिया है, वो डिसीज कॉज कर रहा है, तो कौन सा पर्टिकुलर वायरस या बैक्टीरिया है जो डिसीज कॉज कर रहा है, इसको अपन क्या बोल रहे हैं दोस्तों, पैथोजेनेसिस। यानी ये पैथोजेनेसिस कहलाएगा। भाई सेकेंड एक और वर्ड आता है दोस्तों, प्रोग्नोसिस। यानी जो प्रोग्नोसिस में क्या करते हैं दोस्तों, ऐसे अपना कोई अपने टेस्ट कराया, जैसे कि सिंपल ESR या इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन जो रेट पता करते हैं, ये एक सिंपल टेस्ट है दोस्तों। अगर ये अपना बड़ा आ रहा है तो उसको, उसके बाद डॉक्टर ने ट्रीटमेंट दिया, इसके बाद फिर वो देखता है कि वो कम हुआ है कि नहीं, तो उसको डबल से वो फिर से वही टेस्ट कराता है, यानी टेस्ट को रिपीट करता है, तो वो क्या कहलाता है दोस्तों, प्रोग्नोसिस। ठीक है। अब सिंपल दो वर्ड हैं दोस्तों हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर जो बहुत यूज होते हैं, जो क्या है दोस्तों, बायोप्सी। बायोप्सी तो आपने सुनी होगी दोस्तों, जो बायोप्सी किसे कहते हैं, और एक होता है ऑटोप्सी। ऑटोप्सी किसे कहते हैं, तो इनको समझते हैं। बायोप्सी यानी जो लिविंग्स होंगे, यानी लिविंग यानी जो जीवित व्यक्ति जो बॉडी रहेगी, लिविंग्स बॉडी में से कोई भी टिश्यू या ऑर्गन को कट करके बाहर निकालना क्या कहलाता है दोस्तों, वो बायोप्सी कहलाता है। भाई अगर ऑटोप्सी की बात करें, डेड ऑटोप्सी यानी दोस्तों जो डेड व्यक्ति रहेगा, यानी डेड बॉडी रहेगी दोस्तों, उसमें कोई केस वगैरह होता है या उसकी डेथ कैसे हुई, किस डिसीज से हुई, वो इन्फेक्टेड टिश्यू या ऑर्गन को निकाल के हिस्टोलॉजी के लिए भेजा जाता है, हिस्टोपैथोलॉजी के लिए भेजा जाता है कि वो ऑर्गन किस डिसीज से इन्फेक्टेड था। तो ऑटोप्सी यानी जो डेड बॉडी से कट करके निकाला गया ऑर्गन या टिश्यू, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, ऑटोप्सी बोलते हैं, ऑटोप्सी। ये तो आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं दोस्तों अपन इससे, तो ऑटोप्सी जो बायोप्सी रहती है दोस्तों, वो कितनी प्रकार की होती हैं। सबसे पहले ये देखते हैं, जो बायोप्सी आती है दोस्तों हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर, वो कितने प्रकार की होती हैं। तो मोस्टली बायोप्सी 3 प्रकार की होती है। कितने टाइप की दोस्तों, 3 प्रकार की होती हैं, 3 टाइप्स की। फर्स्ट अपन बात करें FNA यानी फाइन नीडल एस्पायरेशन। क्या दोस्तों, फाइन नीडल एस्पायरेशन, यानी जो FNSC वर्ड सुना होगा दोस्तों, जो हिस्टोलॉजी FNSC यानी फाइन नीडल एस्पायरेशन ऑफ साइटोलॉजी, साइटोलॉजी के अंतर्गत आता है। लेकिन ये बायोप्सी के लिए, मतलब जो बायोप्सी निकालते हैं वो मेन कौन सी होती है, फाइन नीडल बायोप्सी होती है एक सबसे पहली, और दूसरी कौन सी बायोप्सी होती है दोस्तों, कोर नीडल बायोप्सी। कोर नीडल बायोप्सी क्या होती है, FNSC में तो जो FNSC करते हैं साइटोलॉजी के अंतर्गत, उसमें अपन देखेंगे। साइटोलॉजी जब भी सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे दोस्तों, तो FNSC अपन डिटेल में पढ़ेंगे। तो FNSC आपके बारे में पता ही होगा, फाइन नीडल एस्पायरेशन, नीडल के द्वारा कोई भी जो इन्फेक्टेड पार्ट रहता, उसमें से इन्फेक्टेड पार्ट रहेगा, उसमें से उसको निकाला जाता है। वहीं
कॉर्ड नीडल बायोप्सी कौन सी होती है ये देखते हैं। तो जैसे कोई भी अपना ऑर्गन्स यानी लंग्स या लीवर इन्फेक्टेड है, उससे अपन को क्या जो इन्फेक्टेड पार्ट का अपन किससे पहले तो अपन को इन्फेक्टेड पार्ट में कॉर्ड नीडल में अपन को क्या करवाना पड़ेगा दोस्तों, सोनोग्राफी, अल्ट्रासोनोग्राफी होती है जो यूएसजी, वो कराने पड़ेगी। उसके बाद अपन को पता पड़ेगा कि कौन सा पार्ट में इन्फेक्टेड है, अबनॉर्मल है, उस टिश्यू को अपन को कॉर्ड नीडल यानी यहाँ पे एक नीडल प्रिक की जाती है दोस्तों, और वहां से थ्रेड लाइट स्ट्रक्चर में थ्रेड के रूप में अपन को क्या वहां से जो एबनॉर्मल टिश्यू का जो मटेरियल होता है उसको बाहर निकाला जाता है। फिर थर्ड होता है दोस्तों, ये दोनों तो बहुत ही कम खर्चे पे और आराम से कॉस्टली अपन को पड़ जाती हैं, लेकिन एक थर्ड होती है दोस्तों सर्जिकल बायोप्सी। सर्जिकल बायोप्सी बहुत महंगी होती है दोस्तों, और इसमें सर्जिकल बायोप्सी में पेन भी ज्यादा होता है। यानी कोई भी अपने जैसे कि अपने लंग्स या लीवर या गॉल ब्लैडर ले लो, उसमें अगर अपना टिश्यू एबनॉर्मलिटी है और वो अपना इन्फेक्टेड है तो उसको सर्जरी करके उसको उस पार्ट को बाहर निकाला जाता है। तो उसमें बहुत पैसे भी खर्च होते हैं और दर्द भी होता है। लेकिन कॉर्ड नीडल बायोप्सी और फाइन नीडल एस्पिरेशन जो बायोप्सी रहती है दोस्तों, उनमें कम लागत और कम खर्चा और कम दर्द भी होता है। तो ये ज्यादातर रहती है। सर्जिकल बायोप्सी में पूरा सर्जरी के बाद पार्ट को निकाला जाता है। ये तो अपनी हो गई बात बायोप्सी के बारे में दोस्तों कि कितनी प्रकार की बायोप्सी होती है। तो 3 प्रकार की बायोप्सी होती हैं, एफएनएससी, फाइन नीडल बायोप्सी और कॉर्ड नीडल बायोप्सी और सर्जिकल बायोप्सी। अब आगे देखते हैं दोस्तों अपन टिश्यू प्रोसेसिंग, यानी कोई भी अपना ये बायोप्सी अपने पास आती है तो सबसे पहले अपन हिस्टोलॉजी के अंतर्गत हिस्टोपैथोलॉजी में क्या करते हैं। कोई भी बायोप्सी डॉक्टर सबसे पहले जो बाहर बॉडी से एस्पिरेट बाहर होगी बायोप्सी, तो उसको सबसे पहले क्या करते हैं दोस्तों, फिक्सेशन करते हैं। क्या करते हैं, फिक्सेशन। एक फिक्सेशन एजेंट रहता है, एक केमिकल होता है, उसमें अपन क्या उसको एजेंट या केमिकल बोल सकते हैं। केमिकल होता है, उसमें अपन क्या कर देते हैं दोस्तों, उसको टिश्यू को फिक्स कर देते हैं। अब वो फिक्स क्यों करते हैं, तो फिक्स यहाँ पे समझते हैं फिक्सेशन अपन क्यों करते हैं। ये सारी चीजें अपन नेक्स्ट लेक्चर में फिक्सेशन क्या होता है उसकी जो पूरी मेथड अपन डिटेल में समझेंगे। लेकिन फिक्सेशन अपन क्यों करते हैं, तो जो सेल कोई भी टिश्यू अपनी बॉडी से निकालते हैं तो उसमें पुट्रिफिकेशन और ऑटोलाइजेशन, क्या दोस्तों 2 शब्द आते हैं अब यहाँ पे, पुट्रिफिकेशन और दूसरा आता है ऑटोलाइजेशन। कोई भी टिश्यू रहेगा वो बॉडी से कट करने के बाद उसका सबसे पहले अपन को क्या करना पड़ता है, फिक्सेशन करना पड़ता है। यानी कोई भी कंटेनर रहेगा उसमें फिक्सेशन जो एजेंट रहेगा या केमिकल रहेगा उसका उस टिश्यू उसको फिक्स कर देंगे उस एजेंट में या केमिकल में। तो उसका टिश्यू उस टिश्यू को फिक्स क्यों करते हैं, क्योंकि उसमें पुट्रिफिकेशन और ऑटोलाइजेशन ना हो। अब ये पुट्रिफिकेशन क्या होता है दोस्तों, जैसे कि अपन ने सपोज करो कोई टिश्यू अपन ने कट करके बाहर निकाला तो अपने यहाँ पे जो अपना एनवायरनमेंट रहता है उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंटामिनेशन बहुत ज्यादा होता है, यानी वायरस बैक्टीरिया वगैरह जो कट सेक्शन को क्या दोस्तों डिस्ट्रॉय यानी सड़ा देते हैं, गलने लगता है और खराब होने लगता है। तो अगर अपन किसी भी डिसीज की अपन पर्टिकुलर अपनी बॉडी में है उसका पता करने के लिए अपन जो टिश्यू हिस्टोपैथोलॉजी करा रहे उस टिश्यू की, तो ये अपन को पता नहीं पड़ पाएगा कि क्या है, और ही नई डिसीज अपन को वहां पे उत्पन्न होंगी अगर अपन फिक्स नहीं करेंगे। जैसे अपन ने कोई भी कट सेक्शन को लिया और अपन ने फिक्स नहीं किया तो जो एनवायरमेंट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, बैक्टीरिया वायरस, उसको क्या सड़ा देंगे यानी खराब कर देंगे।
तो उस माइक्रोबायोलॉजी का जो माइक्रो ऑर्गेनिकल जो रहते हैं उससे बचाने के लिए, बैक्टीरिया, वायरस या एनवायरनमेंट में जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहेंगे उससे टिश्यू को सड़ने से बचाने के लिए अपन क्या, पुट्रिफिकेशन जो कहलाता है, ठीक है। और दूसरा होता है ऑटोलाइजेशन। अब ऑटोलाइजेशन शब्द आपने सुना ही होगा दोस्तों। तो बॉडी में एक अपना एक ऑर्गन होता है, कौन सा, सेल के अंदर, सॉरी सेल के अंदर कौन सा, ऑटोलाइजेशन, ऑटोलाइजेशन। लाइजोसोम आपने शब्द सुना होगा, लाइजोसोम। जो लाइजोसोम में क्या होते हैं दोस्तों, एंजाइम होते हैं। क्या एंजाइम होते हैं, जो सेल्स रहती हैं उसको डिस्ट्रॉय कर देती हैं। तो ऑटोलाइजेशन को बचाने के लिए यानी पहला होता है पुट्रिफिकेशन, यानी एनवायरनमेंट से जो बैक्टीरिया, वायरस जो रहेंगे उस टिश्यू को सड़ने से बचाने के लिए पुट्रिफिकेशन को रोकना पड़ता है। और दूसरा होता है ऑटोलाइजेशन। तो अपनी बॉडी में एक लाइजोसोम होते हैं, जो उसमें कौन से एंजाइम पाए जाते हैं लाइजोसोमल, जो टिश्यू या सेल्स को क्या दोस्तों ऑटोलाइज यानी खा लेते हैं। तो ऑटोलाइजेशन यानी स्वयं की सेल से भी बचाने के लिए उसको फिक्सेशन करना पड़ता है। जैसे कि अपन को अभी तक बॉडी में कोई पार्ट था तो उसको माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह एनर्जी वगैरह मिल रही थी, लेकिन अब उस सेल को अपन ने बाहर निकाल लिया, यानी सॉरी टिश्यू को अपन ने बाहर निकाल लिया, तो उसको भी एनर्जी की जरूरत रहेगी। तो वो क्या करेगा, तो जो ऑटोलाइजेशन दोस्तों यहाँ पे वो उसी टिश्यू से क्या अपनी एनर्जी यानी उसको ही खा के अपना आगे बढ़ाएगा। तो यहाँ पे ऑटोलाइजेशन हो गया। ऑटोलाइजेशन और पुट्रिफिकेशन से बचाने के लिए दोस्तों अपन फिक्सेशन करते हैं। तो सबसे पहले अपने पास टिश्यू आया, टिश्यू को फिक्स कर देंगे। फिक्स करने के बाद क्या दोस्तों, उसकी ग्रॉसिंग। फर्स्ट तो हो गया अपना फिक्सेशन, सेकंड हो गया दोस्तों अपना ग्रॉसिंग, यानी कोई भी बायोप्सी आई उसका सबसे बॉडी से निकालने के बाद फिक्स कर दिया। फिर उसके बाद जो डॉक्टर और टेक्नीशियन की मदद से क्या दोस्तों उसकी ग्रॉसिंग की जाती है, यानी पर्टिकुलर जो टिश्यू रहेगा उस टिश्यू के अंदर जो एबनॉर्मलिटी रहेगी उस पार्ट को कट करके अपन क्या कट करने की जो प्रोसेस रहती है दोस्तों, उसको एबनॉर्मल टिश्यू को पार्ट को कट करने की जो प्रोसेस रहेगी उसको क्या बोल रहे हैं, ग्रॉसिंग। ग्रॉसिंग के बाद फिर थर्ड पॉइंट आ जाता है दोस्तों टिश्यू, ये सारा थर्ड पॉइंट यहाँ पे डिहाइड्रेशन। अब ये डिहाइड्रेशन दोस्तों यहाँ पे टिश्यू प्रोसेसिंग होती है। क्या होती है, टिश्यू प्रोसेसिंग होती है। तो ये डिहाइड्रेशन टिश्यू प्रोसेसिंग का एक पार्ट है। तो ऑटोमेटिक एनालाइजर के द्वारा दोस्तों यहाँ पे टिश्यू प्रोसेसर होता है, ऑटोमेटिक एनालाइजर, उसमें ये डिहाइड्रेशन, और इसके डिहाइड्रेशन के बाद फिर आता है फोर्थ पॉइंट अपना क्या आता है दोस्तों, क्लियरिंग। डिहाइड्रेशन के बाद फिर होता है क्लियरिंग करते हैं टिश्यू की क्लियरिंग के बाद फिर फिफ्थ आता है इम्प्रेग्नेशन, यानी बैक्स में उसको अंदर डुबाया जाता है, उसके इम्प्रेग्नेशन होता है। इम्प्रेग्नेशन के बाद फिर उस टिश्यू की एम्बेडिंग करते हैं। क्या करते हैं, एम्बेडिंग करते हैं, यानी उसका ब्लॉक बनाते हैं। ब्लॉक बनाने की जो प्रोसेस रहती है, टिश्यू जो बैक्स रहता है उसके अंदर टिश्यू को एम्बेडिंग की जाती है, ब्लॉक बनाए जाते हैं। एम्बेडिंग के बाद फिर सेवंथ अपना कौन सा पॉइंट है, एम्बेडिंग के बाद क्या किया जाता है दोस्तों, सेक्शन कटिंग। क्या आता है, सेक्शन कटिंग की जाती है। सेक्शन कटिंग अपन जो माइक्रोटोम होता है,
मशीन होती है, उससे अपन क्या सेक्शन कटिंग करते हैं उस टिश्यू की। सेक्शन कटिंग के बाद फिर आता है अपना स्टेनिंग। क्या दोस्तों, सेक्शन कटिंग के बाद स्टेनिंग करते हैं। स्टेनिंग के बाद और फिर स्टेनिंग के बाद क्या करते हैं, माउंटेनिंग करते हैं। माउंटेनिंग करते हैं और माउंटेनिंग के बाद जो 10th पॉइंट है अपना माइक्रोस्कोपी। फिर इसके लिए पूरी तैयार हो जाती है स्लाइड। माइक्रोस्कोपी करते हैं। फिर ये अपन को समझना होगा, अपने पास जो टिश्यू आया हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर सबसे पहले से जो डॉक्टर रहेगा, डॉक्टर अपन को क्या टिश्यू पार्ट कट करके देगा, अपनी बॉडी में से निकाल के, यानी जिसको अपन बायोप्सी बोल रहे हैं, वो बायोप्सी अपने पास आएगी तो वो पहले से ही फिक्स रहेगी। क्या रहेगी? फिक्स। जो फिक्सेटिव एजेंट होते हैं उसमें फिक्स रहेगी, वो फिक्स करके देंगे। या फिक्स करने के बाद फिर अपन को क्या, ग्रॉसिंग, यानी जो एबनॉर्मल टिश्यू में जो एबनॉर्मलिटी रहेगी उसको, उस पार्ट को, सिर्फ उसी पार्ट को कट करके फिर उसको कट करने की जो प्रोसेस रहती है उसको क्या बोलते हैं, ग्रॉसिंग। ग्रॉसिंग के बाद फिर उसका डिहाइड्रेशन करते हैं एल्कोहल के द्वारा, और फिर क्लियरिंग, जो जाइलिन रहता उसमें क्लियरिंग करते हैं। जो टिश्यू प्रोसेसर ऑटोमेटिक एनालाइजर यूज करते हैं दोस्तों, ऑटोमेटिक एनालाइजर होता है टिश्यू प्रोसेसर, उसमें ये डिहाइड्रेशन, क्लियरिंग और इम्प्रेग्नेशन, ये तीनों प्रोसेस अपनी किस में आ जाती है, टिश्यू प्रोसेसर के अंदर, जो 12 से 14 घंटे का अंदर ये चलता है, ये तीनों प्रोसेसिंग किसका, डिहाइड्रेशन, क्लियरिंग और इम्प्रेग्नेशन। फिर आता है एम्बेडिंग, यानी उसके ब्लॉक्स बनाए जाते हैं। टिश्यू रहता है वो जो बैक्स रहता है उसमें अपन उसका क्या एम्बेड बनाते हैं, यानी ब्लॉक बनाते हैं। ब्लॉक बनाने की जो प्रोसेस रहती है उसको एम्बेडिंग बोलेंगे। फिर उसका कटिंग सेक्शन, यानी सेक्शन कट करेंगे। सेक्शन कटिंग के बाद फिर उसकी स्टेनिंग करेंगे। स्टेनिंग करने के बाद स्लाइड की जो माउंटेनिंग करते हैं, माउंटेनिंग के बाद फिर उसके लिए माइक्रोस्कोपी करते हैं। तो ये सारी हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर जो टिश्यू आता है, ये सारी प्रोसेस उसके अंदर होती हैं। दोस्तों ये तो अपना इंट्रोडक्शन ही पार्ट था। अपन ऐसे नेक्स्ट लेक्चर में फिक्सेशन क्या होता है, फिक्सेटिव एजेंट क्या होते हैं, ये सारी सब समझेंगे, एक एक चीजों को अपन क्लियर से। ग्रॉसिंग क्या होती है, डिहाइड्रेशन कैसे करते हैं, टिश्यू प्रोसेस अंदर क्या क्या होता है, ये सारी माइक्रोटोमी क्या होते हैं। तो माइक्रोटोम को भी अपन, ये सारी चीजों को हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर जो आते हैं उन सभी चीजों को अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए, और मैं नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा वो फिक्सेशन के ऊपर रहेगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।